हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। ये जो टॉपिक है हम उसी तरह से देखेंगे जैसे हमने पिछला टॉपिक देखा था, विच इज़ थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो जैसे हमने उस टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट को कवर किया था, फिर सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर जितने अवेलेबल हैं न्यू सिलेबस में वो सारे हमने कवर किए थे। ठीक उसी तरह से हम लोग आज डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को पहले समझेंगे, क्या होता है, क्यों होता है। पूरे कॉन्सेप्ट को देखने के बाद में हम लोग इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो इस टॉपिक से हमारे पास में वी हैव 3 क्वेश्चंस, 2 ऑफ देम आर फ्रॉम द स्टडी मटेरियल एंड 1 ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम सम पास्ट आरटीपी और एमटीपी। और जो 2 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल वाले हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस टॉपिक। टुडे वी गोना बी लुकिंग एट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ आवर बुक विच इज़ कॉल्ड अनजम्बल्ड। बट अगर आपके पास में अनजम्बल्ड नहीं है तो आप स्टडी मटेरियल में भी इस टॉपिक को ओपन कर सकते हैं, या फिर एनी बुक दैट यू आर रेफरिंग फॉर योर प्रिपरेशन यू कैन ओपन दिस टॉपिक इन दैट बुक। तो सबसे पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी होता क्या है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो सेल करते हैं, ठीक है। इट कुड बी 2 प्रोडक्ट्स, इट कुड बी मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, राइट, बट एक से ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो जब ऐसा होता है तो हमें ये पता लगाना होता है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट हमारे बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यानी कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट कम प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो प्रॉफिटेबल है ही नहीं। सो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ताकि उसके हिसाब से हम उस चीज़ को समझने के बाद में स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाएंगे हाउ टू improve the profitability of that product. All right, so if we have 3 products, let's say we have 3 products called A, B and C, and the profitability of product A is very high, profitability of product B is, let's say, average, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सी इज एक्चुअली लो क्या इसको बोल देते हैं कि नेगेटिव है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूट नहीं करता, प्रॉफिट इरोड करता है। अगर ऐसा है तो इन दिस केस हम लोग क्या चाहेंगे कि या तो हम लोग प्रोडक्ट सी को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, प्रोडक्ट सी को या तो हम एलिमिनेट कर दें या फिर इसे प्रॉफिटेबल बना दें। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेकेंडली व्हाट वी आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर इज कि प्रोडक्ट ए जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस ये प्रोडक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है। जब इस तरह से हमें समझ में आता है कि आउट ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर अस इज एक्चुअली प्रोडक्ट ए, तो इन दिस केस हमारा टॉप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाएगा टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट ए, विच मीन्स टू से कि ये लोग प्रोडक्ट ए के ऊपर खुद से फोकस करेंगे, यानी कि इसके बेसिस पे जो डिसीजन, इसके लिए जो डिसीजन लेना पड़ेगा प्रोडक्ट ए के लिए, वो सारे डिसीजंस लिए जाएंगे बाय द टॉप मैनेजमेंट, जिसमें वो लोग प्राइसिंग, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या फिर उसके मार्केटिंग एफर्ट्स, जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड करने वाली होती है वो सारे टॉप मैनेजमेंट खुद से डिसाइड करेगा। बट वहीं पर प्रोडक्ट बी इज नॉट सो प्रॉफिटेबल, इट इज एवरेजली प्रॉफिटेबल, ज्यादा प्रॉफिट ऐड नहीं करता। अगर ऐसा होता है तो इन दिस केस टॉप मैनेजमेंट कुड डेलीगेट सर्टेन फंक्शंस टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वो इस केस में, यानी कि प्रोडक्ट बी के केस में, जब उनको पता है कि ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, वन थिंग दे कुड डिसाइड हाउ टू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल, व्हाट टू डू। बट इफ दे थिंक कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, तो इसका प्राइसिंग, इसके मार्केटिंग डिसीजन, इसका वॉल्यूम, प्रोबेबली एनी ऑफ दीज कुड बी डेलीगेटेड टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कि आप खुद से डिसाइड करो, हमारे डिसीजन की इस चीज में जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी इसमें हो सकता है। दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। जब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट वी डू इन यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज कि हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज करके ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं टुवर्ड्स द एक्टिविटीज। सो व्हेन वी आर डूइंग, हम लोग इसको प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जहां पर हम कस्टमर के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उस हिसाब से कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। सिमिलरली हम लोग यहां पर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाह रहे हैं। सो प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटी किसी प्रोडक्ट के लिए करनी पड़ती है, वो आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पर ओवरहेड्स को एलोकेट किया जा सकता है। एंड वंस वी हैव एलोकेटेड वी कम टू नो द कॉस्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके हिसाब से हम प्राइसिंग डिसीजन भी बेटर कर सकते हैं।
और ऐसा अगर होता है तो हमें करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट भी कर पाते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is from the study material. It is called Jigyasa India Limited. So Jigyasa India Limited has 30 retail stores of uniform sizes, fruity and sweetie retails across the country. Mainly 3 products, namely butter jelly, fruits and nuts, and icy cool. We have 3 products. Okay, these are sold through these retail stores. JIL maintains stocks for all retail stores in a centralized warehouse. कहाँ पर? एक सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस में वो स्टोर करता है सारा ही स्टॉक. गुड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द वेयरहाउस टू द रिटेल स्टोर एज पर रिक्वेजिशन रेज्ड बाय द स्टोर्स. स्टोर्स को जब जरूरत होगी तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि अभी अपना प्रोडक्ट भेजो, तो फिर सेंट्रल वेयरहाउस से उनके रिटेल काउंटर पर वो प्रोडक्ट डिस्पैच किया जाएगा. Goods are transported to the stores through 2 types of vans. One is normal and second is refrigerated. एक refrigerated van है, एक normal van है. These vans are to be hired by the JIL. They are hired. तो इनका खुद का नहीं है, ये लोग हायर करते हैं उसको. Costs per month of JIL are as follows. इनका एक लेबर और स्टाफ कॉस्ट आता है वेयरहाउस में से, ठीक है. एक रेफ्रिजरेशन कॉस्ट आता है, उसके अलावा एक मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट आता है. ओके, उसके बाद में आप देखो हेड ऑफिस कॉस्ट में इनका सैलरी एंड वेजेस टू हेड ऑफिस स्टाफ. इसका इस प्रोडक्ट से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है. सो सैलरी वेजेस टू हेड ऑफिस स्टाफ इज जस्ट कि एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरे डिवीजन का कॉस्ट है जो हम लोग सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हैं. सो हेड ऑफिस का कॉस्ट है, इसलिए हेड ऑफिस पर रहना चाहिए. देन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अगेन हेड ऑफिस का कॉस्ट है. Coming to retail stores, so the costs are labor related again, other cost and refrigeration cost. ये जो रेफ्रिजरेशन कॉस्ट चाहे वेयर हाउस पर हो या फिर वैन में हो या फिर रिटेल स्टोर पर हो, वो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को लगना चाहिए जिनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत है. अदर प्रोडक्ट्स को ये रेफ्रिजरेशन का कॉस्ट नहीं लगना चाहिए. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अदर कॉस्ट और लेबर रिलेटेड कॉस्ट, ये कॉस्ट जो है वो तो तीनों प्रोडक्ट को लगने वाला है, क्योंकि चाहे वो रेफ्रिजरेट होते हो या फिर नॉर्मल हो, उनको लेबर से काम पड़ेगा ही एंड अदर कॉस्ट भी उसी हिसाब से लगता होगा. Average transportation cost of JIL per trip to any retail store are as follows. तो देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बता दिया पर ट्रिप का. एक ट्रिप में नॉर्मल वैन के 3200 रुपीज लगते हैं, रेफ्रिजरेटेड वैन के 4900 रुपीज लगते हैं. नाउ finance manager has to calculate profitability based on 3 products sold through fruity and sweetie retail stores rather than traditional method of calculating profitability. Traditional method use नहीं करना है. If we're not going to use traditional method, then we're going to use activity based costing method. तो उस method से तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं? Direct product profitability. The following information regarding retail stores are gathered. तो देखो एक चीज हमें बताइए कि नंबर ऑफ कार्टन्स पर मीटर क्यूब ऑफ एरिया, 1 मीटर क्यूब का स्पेस है, तो आप उसमें कितने कार्टन्स रख सकते हो. सो यू कैन कीप 42 कार्टन्स ऑफ बटर जेली, 28 ऑफ फ्रूट एंड नट्स एंड 40 ऑफ आइसी कूल. फिर एक कार्टन के अंदर कितने आइटम्स आ सकते हैं, कितने यूनिट्स आ सकते हैं. सो एक कार्टन ऑफ बटर जेली के अंदर 300 बटर जेली के यूनिट्स आ सकते हैं. इन वन कार्टन यू कैन हैव 144 यूनिट्स ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स एंड इन वन कार्टन यू कैन हैव 72 यूनिट्स ऑफ आइसी कूल. देन सेल्स पर मंथ बताया हुआ है कि इतने यूनिट्स का सेल्स होता है. टाइम इन वेयर हाउस उन्होंने कितना स्पेंड किया, ठीक है. देन टाइम इन रिटेल स्टोर्स विच दे हैव स्पेंट, तो उसके हिसाब से जो टाइम है वेयर हाउस में, अगर इसको 1 महीना लगा तो इसका 1 महीने का कॉस्ट, इसको 1.5 मंथ्स लग गए तो इसको 1.5 के हिसाब से रेट लगना चाहिए, राइट. सिमिलरली रिटेल स्टोर्स का भी इन्होंने दिया हुआ है. Then they have told us the selling price per unit and then the purchase price per unit to calculate the profit, right. Butter jelly and icy cool are required to be kept under refrigerated conditions. 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो बटर जेली और एक आइसी कूल. तो फ्रूट्स एंड नट्स जो है वो नॉर्मल है, बटर जेली और आइसी कूल जो है वो रेफ्रिजरेटेड है. नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड पर मंथ इज 40,000 मीटर क्यूब. टोटल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेटेड गुड्स सोल्ड पर मंथ इज 25,000 मीटर क्यूब एंड कैरिंग वॉल्यूम एक वैन का है 64 मीटर क्यूब का. ओके, सो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना है. सो व्हाट वी नो इज कि जितना सेल्स किया उसका स्पेस है 40,000 मीटर क्यूब, जितना रेफ्रिजरेटेड गुड्स था आउट ऑफ द टोटल सेल्स उसका टोटल मिलाकर वॉल्यूम था 25,000 मीटर क्यूब.
तो ये दोनों सेपरेट नहीं है। इस 40,000 मीटर क्यूब में 25,000 मीटर क्यूब इंक्लूडेड है, ठीक है ना, क्योंकि 25,000 इज फॉर रेफ्रिजरेटेड, टोटल 40,000 इज फॉर ऑल रेफ्रिजरेशन प्लस द नॉर्मल वन, एंड कैरिंग वॉल्यूम ऑफ ईच वन इज 64 मीटर क्यूब, चाहे वो रेफ्रिजरेटेड हो या फिर नॉर्मल हो, और हमें निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। सो सिंपली अगर सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालना चाहे, इट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस योर परचेज प्राइस, एंड देन कम्स दीज कॉस्ट जो हमारे पास में दिए हुए हैं, लेबर रिलेटेड, रेफ्रिजरेशन रिलेटेड एंड मटेरियल हैंडलिंग। सो ये तीनों को आपको एलोकेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन कितना स्पेस लेता है और कितना टाइम स्पेंड करता है, करेक्ट। सो स्पेस कौन सा प्रोडक्ट कितना स्पेस ले रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज वो हमें दिया हुआ है। सो व्हाट वी नो इज दैट वी हैव पर कार्टन 300 यूनिट्स, देन वी हैव नंबर ऑफ कार्टन्स पर मीटर क्यूब 40। सो उस हिसाब से हम स्पेस निकाल सकते हैं। इफ यू सोल्ड 18,000 यूनिट्स इन 1 मंथ, तो इसके मतलब है कि 18,000 डिवाइडेड बाय 300 जो है वो है हमारे नंबर ऑफ कार्टन्स, करेक्ट। और नंबर ऑफ कार्टन्स आपके निकल गए तो पर मीटर क्यूब 42 आते हैं, तो आप मीटर क्यूब भी निकाल सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कितना स्पेस लेता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन कैलकुलेट। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो वी हैव 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, इसका हमें पता है 18,000 है, देन इट इज 4608 एंड 1152, okay, then this is 32 and this is 16. Okay, so now we know the number of cartons. Then the next thing that is given to us is now the next thing that we know is number of months that was spent in warehouse, okay, which is 1, 1.5 and 0.5. So this is 1, 1.5
and 0.5 so area in warehouse, this is 1.43, okay, then 1.143 multiplied by 1.5, which is 1.71, and then 0.4 multiplied by 0.5, which is 0.2. The next thing that we know is number of months in retail store, right? Number of months in retail store. One, two, and one. So area in retail store is 1.43. All right, this will be 2.286, and this one will be 0.4. All right, ये तो हुआ आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स का. बट देन व्हाट इज गिवन टू अस इज कि टोटलिटी बेसिस पर उन्होंने जो वॉल्यूम रखा है वो है 40,000 मीटर क्यूब एंड दिस 25,000 मीटर क्यूब. ऑलराइट, सो इन दिस केस व्हाट वी गोना डू इज कि हमारा जो कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे विथ दिस अमाउंट, विथ दिस 40,000. ऑलराइट, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द वेयर हाउस कॉस्ट, तो उसके अंदर आपका 27,000 एंड 28,000, ये जो दो कॉस्ट है विच इज़ टोटल 55,000, ये आपके तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर लगने वाले हैं इक्वली. So in this case 55,000 should be divided by 40,000, right? And then ये जो 1,52,000 का रेफ्रिजरेशन कॉस्ट है ये सिर्फ आपके रेफ्रिजरेटेड गुड्स के ऊपर ही जाना चाहिए. सो बाय डैट व्हाट वी नो इज कि उसका 25,000 होता है, तो हम पर मीटर क्यूब का कॉस्ट इससे निकाल सकते हैं. ओके, तो चलिए इसी तरीके से हम लोगों को नोट यहाँ पर नीचे बनाना पड़ेगा एंड लेट्स डू दिस. All right, the next thing we know is that and this should actually be termed all instead of normal, क्योंकि ये normal ही नहीं रेफ्रिजरेटेड को भी लगता है. So space by all goods is 40,000 meter cube. So cost per meter cube is 55,000 by 40,000, which is what? Which is 1.375.
एंड दिस कम्स टू 6.08. ओके, सो ये तो हुआ हमारा वेयर हाउस कॉस्ट. सिमिलरली हमें निकालना है फॉर रिटेल. The cost is 33,000 plus 47,000. And refrigerated is 109,000. And with the help of technology, I'm going to do this. Alright, so now we got costs per meter cube, we've got the area which is the meter cube, and we just have to calculate the cost. And now and this cost is 1.375 only for warehouse. We going to take first for warehouse, right? क्योंकि अभी warehouse का ही हम लोग एरिया के हिसाब से कर रहे हैं, तो पहले सिर्फ warehouse का कॉस्ट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. So for all it is 1.375. And then only for refrigerated it is 6.08. Okay.
Okay, this is warehouse. Then what is the area of retail store? It is 1.43, 2.286 and 0.4. ऑलराइट, एंड देन एक चीज भूलना नहीं है, विच इज कॉस्ट ऑफ वैन. वैन का कॉस्ट अभी तक हमने इसमें लिया ही नहीं. सो द कॉस्ट ऑफ वैन इज 3200 फॉर नॉर्मल वैन एंड रेफ्रिजरेटेड वैन के लिए है 4900. एंड देन व्हाट वी नो इज कि हर वैन का कैरिंग वॉल्यूम है 64 मीटर क्यूब. इसका मतलब है कि वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द कॉस्ट पर मीटर क्यूब फॉर रेफ्रिजरेटेड एज वेल एज फॉर द नॉर्मल वंस. ओके, सो कॉस्ट ऑफ वैन पर मीटर क्यूब इज 3200 upon 64 और 4900 upon 64, right? So per meter cube it is 50. यहाँ पे नहीं 50 आएगा सिर्फ इसके केस में, और वो भी आएगा थोड़ा यहाँ पर, ठीक है ना. एंड बचे हुए दोनों के केस में आएगा 4900 डिवाइडेड बाय 64. ऐसा क्यों हो रहा है? सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी दो तो सिर्फ रेफ्रिजरेटेड वैन में जाने वाले हैं. ऐसा तो है नहीं कि वो नॉर्मल में भी जाएंगे, रेफ्रिजरेटेड में भी जाएंगे. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द रिटेल स्टोर का लेबर कॉस्ट, तो वो तो तीनों पे लगने वाला है. अदर कॉस्ट वो भी तीनों पे लगने वाला है. रेफ्रिजरेटेड कॉस्ट सिर्फ रेफ्रिजरेशन वालों पे लगने वाला है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट वैन, उसमें एक रेफ्रिजरेटेड है, वो सिर्फ रेफ्रिजरेशन पे लगेगा. बट जो नॉर्मल वाला है वो भी सिर्फ नॉर्मल पे लगेगा, क्योंकि नॉर्मल वैन में रेफ्रिजरेटेड गुड्स जा ही नहीं सकते. करेक्ट? तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों का ऐड नहीं कर रहे, जैसे हमने पहले वेयरहाउस के केस में और रिटेल स्टोर के केस में किया हुआ है. ऑलराइट, सो ये एक छोटी सी डिटेल है जो हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, अदरवाइज कैलकुलेशन कैन गो कम्प्लीटली रॉन्ग. ना वन मोर थिंग दैट वी हैव डन हियर इज कि ये जो हमारा कॉस्ट आया ना, दिस इज 10.66 या ये 9.09, ये जो कॉस्ट आया है दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नॉट पर मीटर क्यूब. करेक्ट? क्योंकि पर मीटर क्यूब तो हमारा यहाँ पर था कॉस्ट, और ये हमारा मीटर क्यूब है जो हमारे प्रोडक्ट ने कंज्यूम किया हुआ है. ओके, सो इस हिसाब से ये जो मीटर क्यूब मैंने कंज्यूम किया हुआ है और ये जो मेरा कॉस्ट आया है,
ये कॉस्ट मेरा इस मीटर क्यूब के हिसाब से है. फॉर दिस मीटर क्यूब आई हैव कंज्यूम दिस मच कॉस्ट एंड दिस इज मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब ओनली. ऑलराइट, तो अगर ऐसा हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे उसको पर यूनिट निकालना पड़ेगा. करेक्ट. तो मैं पर यूनिट निकालूंगा तभी तो अपना जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस दिया हुआ है उसमें से माइनस कर पाऊंगा, अदरवाइज आई कैन नॉट, बिकॉज वी हैव टू हैव द सेम लेवल इन बोथ द थिंग्स. सो हमें उसको पर यूनिट निकालना पड़ेगा, और जो हमारा परचेज प्राइस है और सेलिंग प्राइस है वो ऑलरेडी पर यूनिट है ही. तो एक और चीज़ जो आती है वो आती है कि यहाँ पर फिर से एक छोटा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम सेम लेवल पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट पर यूनिट, दिस इज़ नॉट पर यूनिट एंड दिस इज़ नॉट पर यूनिट. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये तो पर मीटर क्यूब है बट ये पर मीटर क्यूब भी नहीं और ये भी पर मीटर क्यूब नहीं है. ठीक है. ऑलराइट, सो पर मीटर क्यूब कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे था. दिस इज द मीटर क्यूब दैट आई हैव. सो नाउ ये मैंने निकाला अपने टोटल प्रोडक्ट्स का, टोटल प्रोडक्ट्स के हिसाब से कॉस्ट. ठीक है, ये भी टोटल प्रोडक्ट्स के हिसाब से कॉस्ट है, ये भी टोटल प्रोडक्ट्स के हिसाब से ही कॉस्ट है, एंड दिस इज मीटर क्यूब. तो ये जो टोटल प्रोडक्ट्स के हिसाब से कॉस्ट मैंने ये दोनों निकाला हुआ है, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ विद द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड आई विल गेट पर यूनिट कॉस्ट. एंड सिमिलरली ये जो है इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ विद द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मीटर क्यूब, और अकॉर्डिंगली मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा. So now I have to do one additional step, which is calculation of cost per unit. बताओ भाई नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं. तो आपके पास में नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली है विच इज 18,4608 एंड 1152.
And the last one, which is what? और ये दिया है पर मीटर क्यूब। मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि एक मीटर क्यूब में कितने यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। एक मीटर क्यूब में आपके कितने यूनिट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो 42 कार्टन्स होते हैं, ठीक है ना। 42 कार्टन्स एक मीटर क्यूब में, और एक कार्टन में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं? 300 बटर जेली के। तो उस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक मीटर क्यूब में कितने यूनिट्स होने वाले हैं, ठीक है ना। सो ई एफ यहाँ पर ले लो जी, विच इज़ नंबर ऑफ कार्टन्स पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ यूनिट्स पर कार्टन। सो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स पर मीटर क्यूब। ऑलराइट, ये हम निकाल सकते हैं। और फिर हमारा आ जाएगा वैन कॉस्ट पर यूनिट। सो नाउ नंबर ऑफ कार्टन्स पर मीटर क्यूब कितना दिया है इसका तो मुझे ध्यान है, विच इज 42, 28 and 40. Then I also know number of units per carton, it is 300, 144 and 72. तो मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स पर मीटर क्यूब। अब निकाल लेंगे वैन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब आप टोटल कॉस्ट निकाल लो। टोटल कॉस्ट पर यूनिट, एंड दिस विल बी C प्लस E प्लस J। कितना आएगा? 0.0006 प्लस 0.0005 प्लस 0.0061, यह आता है आपका 0.0072। ओके, सिमिलरली फ्रूट्स एंड नट्स का निकालना है तो यह आएगा 0.0005 प्लस 0.001 प्लस 0.0124, और ये आता है आपका 0.0139, एंड देन द लास्ट वन विच इज आईसी कूल, इट इज 0.0013 प्लस 0.0022 एंड प्लस 0.0266, और ये आता है आपका 0.0301। ऑलराइट, फाइनली we have our profit, selling price, purchase price और purchase cost rather, and यहाँ पर आएगा profit per unit. So now the selling price is 84, 42 and 26,
आई थिंक दिस इज 76 समथिंग, ये आपका 76, 34 और 22. Okay, so profit per unit will be L minus M minus K. ठीक है, ये आ गए आपके प्रॉफिट, और ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था क्वेश्चन के अंदर. यस, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर यूनिट. सो ये आप देखो 7.993, 7.986 एंड 3.97. 7.986, ये आ गया 3.97. ठीक है, दिस इज योर आंसर. 993 है ना, ये 99286 कुछ लिखा हमने, 9928 लिखा है, सो 993 हो गया वो. सो इस तरीके से होगा आपका कैलकुलेशन. और ये जो मैंने और करके राउंड ऑफ में लिखा है ना, आई थिंक वो हमें हटा देना चाहिए, वरना तो हमारा जो हमने कैलकुलेट किया है, हमारा इतना कॉस्ट रिटेल वेयर हाउस वगैरह का ओवरहेड जो कैलकुलेट किया उसका कुछ इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से वो पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है. करेक्ट. सो हमें वो करने की जगह पर इसको इसी तरह से रहने देना चाहिए. So here we are done with this question. It was a tricky question, and tricky इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि हम पर मीटर क्यूब कर रहे हैं या कितने मीटर क्यूब के हिसाब से क्या चल रहा है. That is where the confusion comes in. So what I do is I try to calculate जितना मुझे normally इतना अपना simply जा रहा है उतना करके, उसके बाद मैं देखता हूँ कि उसको आप पर यूनिट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे. So I convert it into per unit basis, और फिर मेरे लिए एकदम सिंपल हो जाता है अपना नॉर्मल तरीका, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस माइनस योर कॉस्ट. ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस इट इज़ वेरी सिंपल कि आपने क्या किया बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपको क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि भाई मेरे नंबर ऑफ कार्टन्स पर मीटर क्यूब कितने आ सकते हैं और एक कार्टन के अंदर कितने यूनिट आ सकते हैं. ठीक है, उसके हिसाब से मैं पता लगा सकता हूँ कि भाई मेरे पास में कितने मीटर क्यूब की जगह होनी चाहिए अगर मैंने 18,000 यूनिट्स को सेल किया है. ओके, एंड देन आई कैलकुलेट द कॉस्ट अकॉर्डिंगली. आई ट्राई टू कैलकुलेट द कॉस्ट अकॉर्डिंगली फॉर दैट एरिया. मेरे पास में टोटल एरिया अवेलेबल है और टोटल कॉस्ट अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से पर मीटर क्यूब तो पता लगा ही लेता हूँ. यहाँ से मैं एरिया पता लगा लेता हूँ. वंस आई हैव कैलकुलेटेड पर मीटर क्यूब ऑफ कॉस्ट एंड द मीटर क्यूब दैट आई एम यूजिंग, तो मेरे पास में उसके हिसाब से कॉस्टिंग आ जाती है. उतना एरिया मेरे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ने कंज्यूम किया है, सो आई कन्वर्टेड इनटू पर यूनिट बेसिस. अब वो इतना ज़्यादा पॉइंट में आता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा डाउट हो सकता है, बट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. So that is how you're supposed to calculate for each and every of them. Also another thing जो मैंने पहले भी mention किया which is important to note here is कि हमें ध्यान रखना होता है कौन सा रेफ्रिजरेशन कॉस्ट पे, मतलब कौन से यूनिट पर रेफ्रिजरेशन कॉस्ट लगने वाला है, कहाँ पर नॉर्मल लगने वाला है, कहाँ पर वैन का नॉर्मल में भी फ़र्क है. सो उस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन के अंदर. दिस क्वेश्चन हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ सिली मिस्टेक्स एंड थिंग्स दैट यू कैन सिंपली फॉरगेट टू डू. ओके, अदरवाइज क्वेश्चन इज सिंपल अगर हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की तो, या फिर सिंपल अगर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की तो. ठीक है, तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस ज़रूरी है ताकि आपको एक हैंग हो जाए इस क्वेश्चन का. एंड ऑल्सो एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि आप एग्जाम प्रेशर में इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर कितना ध्यान देकर उसको सही तरह से कर सकते हो विदाउट मेकिंग सिली मिस्टेक्स. ऑलराइट, सो दिस वाज योर क्वेश्चन. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो हियर आई वुड टेक अ पॉज एंड आस्क यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. इस तरह के मैं वीडियोस कंटिन्यूस बेसिस पे बनाता हूँ विच कैन हेल्प यू रिवाइज. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस चैनल जिससे आपको हेल्प मिलेगी टू इवन अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट दिस सब्जेक्ट और टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को भी कवर किया है, क्वेश्चंस को भी कवर किया है. इन टोटलिटी दिस इज अ कंप्लीट पैकेज. दिस
channel is a complete package for SCMP. So if you haven't subscribed already, it's high time that you do, and do me a favor. Coming back on our questions, we have another question here now. Again from our study material, another question from direct product profitability. This is the question of that star and dwarfs. वो वाला question है ये. बहुत सारे लोग इस question के अंदर confuse हो जाते हैं. So let's begin with this one. XYZ ornamental company has been a name to count on for quality and service. It has been designing wide range of ornamental products for more than 2 decades using the highest quality standard. Such quality is achieved through years of experience and the integrity that is maintained by its employees. They are known for their perfection. VGG approached XYZ to make inquiry of 2 products. The two products are indoor fountain known as the Star and a large gnome known as Dwarfs for Garden. Mr. Bob, the management accountant of XYZ, has estimated the variable costs per unit of the Star and Dwarfs as being 622.5 and 103.75 respectively. He estimated his calculations based on the following information. सबसे पहले दिया है प्रोडक्ट का डेटा जिसमें प्रोडक्शन और सेल्स के नंबर ऑफ यूनिट्स हमें बताए हुए हैं तीनों के, which is the Star, Dwarfs and also the other products. Then we have our total direct material costs, alright. Then we have total direct labor costs, and then what we have is a note which tells us that total variable overheads for XYZ are 1 crores 20 lakhs, out of which 30% belong to procurement, warehousing and use of direct materials. So on this basis, while all other variable overheads are directly related to direct labor. Now, XYZ presently allocate variable overheads into products units using percentage of total direct material cost and total direct labor cost. The thing that they are saying is use point number 1 here to allocate this 1 crores 20 lakhs between your products. The next point tells us VGG is willing to purchase the Star at 740 per unit and Dwarfs at 151 per unit. XYZ will not accept any work yielding an estimated contribution to sales ratio less than 28%. Now, the directors of XYZ are considering switching to an activity-based costing system and recently appointed a management consultant firm to undertake an in-depth review of existing operations. As a result of that review, the consultants concluded that estimated relevant cost drivers for material and labor-related overhead costs attributable to the Star and Dwarfs are as follows. So now what they are saying is कि आपको मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट को यानी कि मटेरियल रिलेटेड ओवरहेड्स को आपको इस रेशियो में बांटना चाहिए और डायरेक्ट लेबर रिलेटेड ओवरहेड्स को आपको इस रेशियो में बांटना चाहिए इन तीनों प्रोडक्ट्स के बीच में. So the volume of raw material held to facilitate production of each product is the cost driver and material ratio per product unit is this. Then labor related overheads में labor operations per product unit is given this way. Alright, so this is how you are supposed to now allocate the cost. Give a financial analysis of the decision strategy which XYZ may implement about the manufacture of each product using the unit cost information available. Then discuss whether activity based management should be adopted in companies like XYZ. So the second part is actually a theoretical portion which asks us whether activity based management should be implemented in a company or in a firm like XYZ or not. And secondly, they are asking is that you need to analyze, give a financial analysis of this decision strategy कि आपको इसको accept करना चाहिए order को या नहीं करना चाहिए. Alright, so the first part we have to do from 2 ways, which is the first one is actually the normal or the traditional method of allocation of cost or overheads, and the second portion, in the second portion we have to do it as activity based costing system. So let's get on to it.
ये तीनों का कैलकुलेशन हम लोग शो कर रहे हैं कि एक में आपको मल्टीप्लाई करना है विथ 22.5 अपॉन 90, क्योंकि टोटल जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितना है 90 लैक्स, राइट। एंड उसमें से आपका मटेरियल कॉस्ट है सिर्फ 22 द स्टार का मटेरियल कॉस्ट है सिर्फ 22.5, द डॉव्स का मटेरियल कॉस्ट है सिर्फ 7.5 एंड अदर प्रोडक्ट्स का आपका जो मटेरियल कॉस्ट है वो है 60 लैक्स। सो हम लोग सिंपली उसको इस रेशियो में एलोकेट कर रहे हैं। सो 36 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाय 90, सो ये आता है आपका 9 लैक्स, ओके। देन ये आपका आएगा 3 लैक्स, ऑलराइट, एंड ये आता है आपका 24 लैक्स, ऑलराइट। देन लेबर कॉस्ट, so now we have the total cost and we also have the number of units. सभी को ऐड कर दो। सो पहले वाले का आपका आएगा 62,25,000। द नेक्स्ट वन ये आपका आएगा 20,75,000 and the last one लास्ट वाला आता है आपका 2,07 lakhs, ओके। ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। नाउ वी हैव number of units. Number of units is 10, 20 and 80. Okay, so 10,000, 20,000 and 80,000. So cost per unit, बताओ ये आएगा 62, sorry this will be 622.5, this will be
103.75, and the last one will be 258.75. Okay, but we just care about the star and the dwarfs. All right, selling price, or rather margin at 28%. दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो जो सेलिंग प्राइस वो लोग जिस पे परचेज करने के लिए तैयार है, दोनों के बीच में से प्रॉफिट निकालो, वो कैलकुलेट करो 28% आता है या नहीं आता है ना. सो हियर व्हाट वी नीड इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो लेस देन 28%. सो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आपका लेस देन 28% नहीं होना चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स गो विद द सेलिंग प्राइस ओनली. वो सिंपल तरीका है. Selling price is 740, 151. So contribution would be 740 minus 622.5. यहाँ पर आता है आपका 117.5, and in the second case it is 151 minus 103.75, and this comes to 47.25. So contribution to sales ratio is 117.5 divided by 740 multiplied by 100, which is 15.88%. In case of the dwarfs, it is 47.25 divided by 151 multiplied by 100. This is 31.29%. Okay, this is your traditional system. And now what we have to do is we have to calculate as per the activity based costing system. I am going to use a little bit of the technology. Number of units is 10,000, 20,000 and 80,000, right? Now what we have is material activity given to us, which is 5, 8 and 5. So
material related overhead is 36 lakhs, and you need to divide it in the ratio of 50,000, 1,60,000 and 4 lakhs. So in this case it will be 36 lakhs multiplied by, first is 0.5 lakhs divided by, what is the total? 4 plus 1.6 is 5.6, and this will be 6.1. Okay, then multiplied by 1.6 upon 6.1, and then multiplied by 4 upon 6.1. We just need 5, we just need 0.5 and 1.6, right? We don't need the cost of the other products. So it is 36 divided by 6.1 multiplied by 0.5. So this one will be 2,95,000 approx. Alright, and then in case of the dwarfs, it is going to be 36 multiplied by 1.6 divided by 6.1, and that comes to 9,44,000 approx. Okay, now labor activity. Labor activity is given as 7, 6 and 5. So 7, 6, 5. So for labor ratio, what I'm going to do is 7 multiplied by 10,000, which is 70,000, 6 multiplied by 20,000, which is 1,20,000, and this will be 4 lakhs. Right, so now it is 5.9. Okay, so labor related overhead is 84 lakhs. Okay, so 84 into 0.7 upon 5.9 comma 1.2 upon 5.9 comma 4 upon 5.9, which is 84 multiplied by 0.7 divided by 5.9. So this gives you 97,000 approximately. In the next case, it is going to be 84 multiplied by 1.2 divided by 5.9. So this comes as 17,08,000 approximately. All right, and the last one we don't care about, so we get our total cost. Instead, I'd write total overhead cost, because we still haven't calculated the material and labor cost. We've not taken them into the consideration here in this calculation. So we're just calculating the overhead costs right now. So it is 2,95,000 plus 9,97,000. This is 12,92,000 for the star, and for the dwarfs it is going to be 9,44,000 plus 17,08,000, approximately 26,52,000. All right, we know the labor and material cost. So material cost and labor cost. So for material cost it is 22.5 and 7.5. For labor it is 15 and 5. So 22,50,000, 7,50,000. Labor it is 15 lakhs and 5 lakhs. All right, you get the total cost. Let's calculate. 12,92,000 plus 22,50,000 plus
15 lakhs. This is 50 lakhs 42,000. The next one 26 lakhs 52,000 plus 7 lakhs 50,000 plus 5 lakhs is 39 lakhs 2,000. Okay, we have the total number of units also, so cost per unit, this will be 504.2, correct, and the other one will be 195.1. So accordingly, because our selling price is 740 and this is 151, I suppose, yes, so my contribution is 235.8 and this is 44.1 negative. So we get the percentage. This one comes as 31.86%. The other one comes as 29.21% negative. Alright, so that is how we calculate. Through this analysis, what we understand is that when we were using the traditional system of overhead allocation, we got a false figure, and resultantly we could have taken a wrong decision, which would have costed the company a lot, because the dwarfs, which as per the traditional system is giving the most contribution, and the contribution which is more than 28%, which is the favorable to the company, is actually a false figure. And instead, when we look at the ABC analysis or take the ABC point of view, then we come to understand that it is actually eroding our contribution, because the cost per unit for the dwarfs is actually more than the price which we are selling it at. So accordingly, our contribution is negative in this case. Therefore, it is important for the organization also to take the ABC method into the utilization for their overhead allocation, so that they understand the correct costing of the product and accordingly can take the correct decision for pricing of the product, and can also accordingly set the margin if they need to. So it is important for organizations like XYZ Limited to to use activity based management, because activity based management comprises of activity based costing just for the cost allocation, and then based on that cost allocation, what companies can do in activity based management is कि वो लोग activity based management को use करके understand कर सकते हैं कि what all activities are going into the manufacturing of that particular product. Then accordingly they can also deduct the, like, try to reduce the activities, find out which are non-value adding so they can eliminate them. The ones which are value adding can be made more efficient by maybe value analysis, and then accordingly they try to make it more efficient and try to reduce the cost that way. So this is how activity based management helps them to manage their activities, and it uses the data which the company receives from the allocation as per the activity based costing system. They get the detailed information about the costing and can take correct decisions on that basis. So that is why it is important, especially for XYZ. It is very important because it is only after we utilize ABC way of allocation we understand कि हम लोग एक प्रोडक्ट में तो नुकसान ही कर रहे थे, लॉस हो रहा था, और एक प्रोडक्ट में फ़ायदा हो रहा था. सो XYZ जैसी कंपनियां जिनको अपने करेक्ट कॉस्टिंग के बारे में नहीं पता होता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो ABC और ABM को यूज़ करके इस तरह से रिड्यूस करें अपने कॉस्ट को. स्पेशली XYZ की अगर खास करके बात करेंगे तो उनको ड्वार्फ्स जो उनका एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा टू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल, बिकॉज अभी एट प्रेजेंट वो कंट्रीब्यूशन नेगेटिव दे रहा है.
सो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं वेदर दे वांट टू डिसकंटिन्यू विद ड्वार्फ्स और नॉट, और कैन सेट अनदर प्राइस फॉर द ड्वार्फ्स अकॉर्डिंगली, जिससे उनका एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाए. ऑलराइट, सो ये था हमारा क्वेश्चन. फ्रॉम अनदर क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, यू शुड सॉल्व दिस एज वेल. ये क्वेश्चन भी वही है जिसके अंदर एक छोटा सा एरर हो सकता है, विच इज़ अ वेरी सिंपल एरर, जो हमने अभी करते वक्त उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत नॉर्मली हो गया. बट जनरली क्या होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग दिए हुए हैं और जो रेशियो दिया हुआ है ना, वो उन्होंने जो बुक के अंदर दिया हुआ है, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वो उन्होंने इस तरह से दिया हुआ है. सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर द एलोकेशन ऑफ मटेरियल रिलेटेड ओवरहेड्स और labor related overheads is to multiply the number of units with this activity that they have given. Okay, ताकि हमारे पास में एक करेक्ट रेशियो आ जाएगा जिसके बेसिस पे हमें एलोकेशन करना होता है. सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से नंबर ऑफ यूनिट्स लेना है, आपको पर यूनिट एक्टिविटी का वो लेना है, और फिर आपको टोटल मटेरियल का मतलब उस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से वो कितना बनता है उसके हिसाब से आपको रेशियो निकालना पड़ेगा. सो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ in extra. All right, so ये हो गया आपका question. Let's move on to the next question, which is actually indeed our last question from this topic. Here, Rohini Steel Company produces 3 grades of steel, super, good and normal grade. Each of these products has high demand in the market and company is able to sell as much as it can produce these products. The furnace operation is a bottleneck in the process. Furnace operation bottleneck hai. The company is running at 100% of capacity. The company wants to improve its profitability. The variable conversion cost is 100 per process hour. The fixed cost is 48 lakhs. In addition, the cost accountant was able to determine the following information about the 3 products. So budgeted units produced हैं, इन तीनों के दिए हुए हैं 6,000, इन तीनों के प्रोड्यूस हमें करना है, वो है बजटेड के हिसाब से. प्रोसेस आवर्स जो पर यूनिट लगेंगे वो है 12, 12 एंड 10. फर्नेस आवर्स पर यूनिट जो हमें लगेंगे वो है 6, 5 एंड 4. लेट मी रिमाइंड यू व्हाट इज द बॉटलनेक. बॉटलनेक इज फर्नेस ऑपरेशन ओनली. सो फर्नेस आवर्स के ऊपर ध्यान देना, 6, 5 एंड 4. एंड टोटल प्रोसेस आवर्स में फर्नेस ऑलरेडी इंक्लूड हो रहा है, राइट. सो टोटल प्रोसेस में 12 है, फर्नेस के 6 घंटे, जिसमें से बचे हुए 6 घंटे कुछ और काम के लिए, एंड अकॉर्डिंगली फॉर दिस वन एंड दिस वन. नाउ यूनिट सेलिंग प्राइस हैज बीन गिवन टू अस, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हैज बीन गिवन टू अस. फर्नेस ऑपरेशन इज पार्ट ऑफ द टोटल प्रोसेस फॉर ईच ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स. फर्नेस आवर्स आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस आवर्स. It has been given to us also, but it was something that we could have deduced on our own. Now determine the unit contribution margin for each product. All right, so we have to calculate that. So variable conversion cost is 100 per process hour. Okay, process hour is given to us 100 per process hour, so accordingly we can calculate, right? So 1200 and 1000. All right, so let's calculate the contribution margin for each product. Now, what is the selling price? It is 3600, 3400 and 3000. So 3600,
3400 and 3000. What is the direct material cost per unit? It is 2100, 1900, 1720. So and now what is the number of process hours? It is 12, 12 and 10. Conversion cost is given as 100 per process hour, so this will be 1200, 1200 and 1000. So my contribution is going to be 3600 minus 2100 minus 1200, right? So this comes as 300. This is 300 and the last one is going to be 280. All right. Yes. Now, given analysis to determine the relative product profitability, assuming that furnace is a bottleneck. So what we have to do is we have to find out relative product profitability. So what we know is furnace hours is 6, right? And then it is 5 and 4. So contribution upon furnace hour, contribution per furnace hour, here it is going to be 50, here it is going to be 60, but here it is going to be 70. So actually the ranking has to be normal one is better performing when we say how much contribution are we deriving from the furnace hour, which is actually the constraint, which is the bottleneck activity. Then comes the good and then comes your super. The third one, management wishes to improve profitability by increasing prices on selected products. At what price would super and good grades need to be offered in order to produce the same relative profitability as normal grade steel? So what we want is we need 70 per furnace hour for all the products. If we need that, so required contribution per furnace hour is 70, 70, 70. All right. So my contribution that I need to generate, or I would write required contribution. This will be the required contribution upon furnace hour multiplied by your furnace hour. So here this will come 420, this will be 350, and this one will remain the same. So my price change, or I would write the revised price has to be such that I can earn a contribution of 420. I am currently earning a contribution of 300. I need 420, which means 120 extra. So my selling price has to increase by 120 extra. So this will be 3720. Here in this case 50 extra, so 3450, and this will remain the same, 3000. Alright, so I'm done with the question here. This is how we're going to solve this question. This was a simpler question, that is why I said we have 2 questions which are very important out of the total amount of questions, which is 3. So we had 3 questions, out of which 2 were very important. The third one was a very normal question. So this is how we're supposed to do all these questions. I hope this video helped you, and this brings us to the completion of our topic called direct product profitability. I hope this helped you. All your preparation is going well. I wish you all the luck, and please subscribe to the channel to view more such videos. I'll see you next time.